तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो टेक दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है। मतलब अगर कोडिंग की दुनिया को हम एक पूरा यूनिवर्स मान लें तो आज हम उसके सबसे चमकते हुए सितारे को एक्सप्लोर करेंगे। और वो सितारा है पाइथन। एग्जैक्टली, पाइथन। इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। हमें इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को एकदम आसान, रोजमर्रा की हिंदी और इंग्लिश या कह लें हिंग्लिश में समझना है। मकसद ये है कि जो लोग प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं और वो भी जो एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं, दोनों को ही कुछ बेहतरीन इंसाइट्स मिल सकें। बिल्कुल। और रिसर्च और हमारे ट्यूटोरियल नोट्स को देखते हुए ना एक बहुत ही कमाल का फैक्ट सामने आता है। आज के समय में पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बन चुकी है। इसका यूज सिर्फ बेसिक वेबसाइट्स बनाने में नहीं होता, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डेटा साइंस और यहाँ तक कि नासा के बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी हो रहा है। सही कहा। और इस चर्चा में सबसे मजेदार बात यह होने वाली है कि हम सिर्फ इस पर फोकस नहीं करेंगे कि पाइथन क्या है। हमारा असली फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिर ये क्यों इतनी खास है। हाँ, वो क्यों समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब इसके डिज़ाइन और इसके पीछे की जो पूरी फिलॉसफी है उसे गहराई से समझा जाता है ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दुनिया भर के डेवलपर्स इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। इस पूरी बातचीत में हम बेसिक से शुरू करके एडवांस टेक्निकल पहलुओं तक जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये रहेगी कि हम हर एक टेक्निकल टर्म को, हर जार्गन को असल ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़कर देखेंगे, ताकि किसी को भी ये कोई बोरिंग कंप्यूटर साइंस का लेक्चर ना लगे। डेफिनेटली, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को पूरी तरह से अनपैक करते हैं। सबसे पहले एक एकदम बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर पाइथन है क्या? हमारे नोट्स में इसे एक जनरल पर्पस, हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है। अब जनरल पर्पस का मतलब तो शायद यही हुआ ना कि इसका कोई एक फिक्स दायरा नहीं है। हाँ, मतलब इसे लगभग हर तरह के काम के लिए यूज किया जा सकता है। ये किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बंधी हुई नहीं है। मेक सेंस। लेकिन इसके इतिहास के बारे में क्या कहानी है? मतलब ये शुरू कहाँ से हुई थी? इसके बनने की कहानी ना काफी रोचक है। इस भाषा को गुइडो वैन रॉसम नाम के एक डच प्रोग्रामर ने 1985 से 1990 के बीच डिजाइन किया था। 1985? मतलब ये काफी पुरानी है। हाँ, अगर तकनीकी इतिहास के नजरिए से देखें तो ये वो समय था जब कंप्यूटर साइंस में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। नई नई भाषाएं बन रही थीं जो पुरानी भाषाओं की कमियों को दूर कर सकें। और एक दिलचस्प बात जो नोट्स में भी है वो ये है कि पर्ल लैंग्वेज की तरह ही पाइथन का सोर्स कोड भी GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी GPL के अंडर अवेलेबल है। ओह, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है। जी हाँ, पूरी तरह से। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और कोई भी इसके कोड को देखकर उसमें बदलाव कर सकता है। वाओ! और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इसे शुरुआत से ही कम्युनिटी का इतना मजबूत सपोर्ट मिला। दुनिया भर के डेवलपर्स ने मिलकर इसमें नए नए फीचर्स जोड़े और इसे आज के इस मुकाम तक पहुंचाया। ओपन सोर्स होने का फायदा तो खैर बहुत ही बड़ा है। कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल इसे बिना किसी भारी लाइसेंस फीस के सीख सकता है। लेकिन जब कोई कोडिंग सीखना शुरू करता है तो सबसे पहला कदम होता है स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना, है ना? प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस पहले कदम को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहा जाता है। मैंने देखा है कि दूसरी लैंग्वेजेस में इसके लिए 4-5 लाइन का लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है। बिल्कुल, सी या जावा में तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन पाइथन में ये कैसे काम करता है? यहीं पर ना पाइथन अपना असली जादू दिखाती है। इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना इतना आसान है कि कोई भी पहली बार देख के हैरान रह जाए। इसके लिए बस एक सिंगल लाइन लिखनी होती है। सिर्फ एक लाइन? सिर्फ एक लाइन। बस लिखना है प्रिंट और ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। ना कोई क्लास डिफाइन करने की जरूरत, ना कोई लंबा चौड़ा मेन फंक्शन बनाने की सिरदर्दी, और ना ही किसी जटिल सिंटैक्स को रटने का झंझट। बिल्कुल। बस जो काम करवाना है वो सीधे और साफ शब्दों में लिख दिया जाता है। ये सरलता वाकई कमाल की है। लेकिन एक सवाल मेरे बैक ऑफ द माइंड में आ रहा है। बाकी भाषाएं इतनी जटिल क्यों हैं और पाइथन इतनी सिंपल कैसे बन गई? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? इसके पीछे पाइथन की सबसे बड़ी डिजाइन फिलॉसफी छिपी है, जिसे रीडेबिलिटी कहा जाता है। रीडेबिलिटी यानी कोड को पढ़ने और समझने में आसानी। बिल्कुल सही। दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाओं में जैसे C++ या जावा में
कोड के अलग अलग ब्लॉक्स को दर्शाने के लिए ना कर्ली ब्रेसेस, वो जो घुमावदार ब्रैकेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। हाँ, मैंने देखे हैं वो। अब जब कोड हजारों लाइनों का हो जाता है तो वो ब्रेसेस कोड को बहुत उलझावा और डरावना बना देते हैं। समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन पाइथन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। इसे अगर हम आसान भाषा में डिकोड करें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कोड में दी गई खाली जगह, यानी जो स्पेसिंग या टैब्स हम देते हैं, वही ये तय करती है कि कौन सा कोड किस हिस्से या ब्लॉक में आता है। मतलब बिना ब्रेसेस के? हाँ, बिना ब्रेसेस के, सिर्फ अलाइनमेंट के जरिए कोड को स्ट्रक्चर किया जाता है। इससे कोड बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है, जैसे कोई नॉर्मल अंग्रेजी की किताब पढ़ी जा रही हो। इमेजिन किया जा सकता है कि एक कमरा है जहां सारा सामान करीने से शेल्फ पर रखा है, बजाय इसके कि सब कुछ एक ही जगह ढेर कर दिया गया हो। ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। बिगिनर्स के लिए तो ये सिंटैक्स किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि मतलब इससे सारा फोकस लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहता है, न कि भाषा के मुश्किल नियमों पर उलझने में। बिल्कुल। और जो एडवांस डेवलपर्स हैं, उनके लिए फायदा ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई दूसरा डेवलपर उस कोड को आसानी से पढ़ और समझ सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसी सीखने के प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए हमारे ट्यूटोरियल नोट्स में एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर या इंटरप्रेटर का भी बहुत जिक्र किया गया है। मुझे लगता है ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर है। बहुत बड़ा लाइफ सेवर है, सच में। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब कोई कोडिंग सीखने का मन बनाता है तो सबसे बड़ी रुकावट वो भारी भरकम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने में आती है। कई बार तो इंस्टॉलेशन में इतने एरर्स आते हैं कि इंसान का मन ही ऊब जाता है। हाँ, वो सोचता है कि छोड़ो यार, कोडिंग मेरे बस की नहीं है। एग्जैक्टली, वो कोडिंग ही छोड़ लेता है। ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर के होने से ये पूरी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस ही बाईपास हो जाती है। बिना कोई सेटअप किए सीधे वेब ब्राउजर में ही कोड को एडिट और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बस ब्राउजर खोला, कोड लिखा, रन बटन दबाया और तुरंत उसका रिजल्ट सामने। बिल्कुल। और ये जो इंस्टेंट फीडबैक लूप है ना, ये सीखने की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। अब चूंकि हम इंस्टेंट फीडबैक और कोड एग्जीक्यूशन की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें इसके टेक्निकल कोर की तरफ भी बढ़ना चाहिए। नोट्स में कुछ बहुत ही भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कहा गया है कि पाइथन इंटरप्रेटेड है और इंटरैक्टिव है। अब जो लोग एडवांस लेवल पर हैं वो तो शायद इसे तुरंत समझ जाएं, लेकिन अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझना हो तो इंटरप्रेटेड होने का असल मतलब क्या होता है? इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक किताब है जो पूरी तरह से फ्रेंच में लिखी है और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि पहले पूरी किताब को पढ़कर एक साथ हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया जाए और फिर इसे पढ़ा जाए। इसे प्रोग्रामिंग की भाषा में कंपाइल्ड होना कहते हैं, जैसे C या C++ काम करते हैं। वो पहले पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलते हैं। ओके, तो पाइथन ऐसे काम नहीं करती? नहीं, पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है। इसका मतलब है कि ये एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। कोड की एक लाइन पढ़ी जाती है, उसे मशीन को समझाया जाता है और तुरंत एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर दूसरी लाइन पढ़ी जाती है। ओह, तो इसका मतलब प्रोग्राम को रन करने से पहले उसे पूरी तरह से मशीन कोड में बदलने की या कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं होती? बिल्कुल नहीं। और ये इंटरैक्टिव होने का क्या रोल है इसमें? इंटरैक्टिव फीचर ना इसी इंटरप्रेटर का एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि सीधे पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पर बैठकर कोड टाइप किया जा सकता है और एंटर दबाते ही उसी वक्त उसका नतीजा देखा जा सकता है। जैसे हम किसी इंसान से सीधे बातचीत कर रहे हो। एग्जैक्टली। एक सवाल पूछा और तुरंत जवाब मिल गया। टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए ये फीचर बहुत ही पावरफुल होता है। कमाल है। इसके अलावा रिसर्च मटेरियल में दो और टेक्निकल टर्म्स ने मेरा बहुत ध्यान खींचा, डायनामिकली टाइप्ड और गार्बेज कलेक्टेड। ये शब्द सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं, क्या हम इन्हें थोड़ा अनपैक कर सकते हैं? बिल्कुल। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पाइथन को इतना फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिकली टाइप्ड की। पुरानी प्रोग्रामिंग भाषाओं में जब भी मेमोरी में कोई डेटा सेव करना होता था तो पहले से डिक्लेयर करना पड़ता था कि वो डेटा किस टाइप का है। मतलब ये बताना पड़ता था कि वो कोई नंबर है या कोई टेक्स्ट है या डेसिमल वैल्यू है। सही कहा। सिस्टम को पहले से चेतावनी देनी पड़ती थी कि भाई ये डेटा आने वाला है, इसके लिए जगह बना लो। लेकिन पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है। इसका मतलब है कि इसमें एक मैजिक बॉक्स या कह लें एक जादुई कंटेनर का कॉन्सेप्ट है। जादुई कंटेनर? हाँ, जब कोई डेटा स्टोर किया जाता है
तो पाइथन खुद ब खुद रन टाइम के दौरान चेक कर लेती है कि वो डेटा किस प्रकार का है। इसके लिए अलग से लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये प्रोसेस को बहुत फास्ट और डेवलपर फ्रेंडली कर देता है। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट है। और ये गार्बेज कलेक्टर क्या चीज है? क्या ये सच में कंप्यूटर के कचरे से जुड़ा कुछ है? एक तरह से हाँ, ये मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। देखिए, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम का इस्तेमाल करता है। बहुत सी भाषाओं में प्रोग्रामर को खुद ये कोड लिखना पड़ता है कि काम खत्म होने के बाद वो मेमोरी खाली हो जाए, वरना सिस्टम हैंग हो सकता है। बिल्कुल, मेमोरी लीक हो सकती है। लेकिन पाइथन में एक इनबिल्ट ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसे ना एक स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की तरह समझा जा सकता है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर? हाँ, जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो ये स्मार्ट क्लीनर बैकग्राउंड में चुपचाप उन डेटा और ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से हटाता रहता है जिनका आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब प्रोग्रामर को मेमोरी खाली करने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। एकदम नहीं, सारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर रहता है, हाउसकीपिंग पर नहीं। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा स्ट्रेस कम कर देता है। एक और दिलचस्प पॉइंट जो नोट्स में था वो ये कि पाइथन सिर्फ एक ही ढर्ली पर नहीं चलती, ये मल्टीपल पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है। इसमें प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ओओपी और फंक्शनल प्रोग्रामिंग तीनों का जिक्र है। अब अगर किसी को इन तीनों का अंतर एक लाइन में समझाना हो तो वो कैसे समझाया जाएगा? इसे एक रसोई के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी की तरह है। पहले पानी उबलेगा, फिर चाय पत्ती डलेगी, फिर चीनी, सब कुछ एक तय क्रम में होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ओओपी। इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझा जा सकता है। इसमें हर चीज को एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है जिसके अपने गुण होते हैं। जैसे अगर एक कार डिजाइन करनी है तो इंजन एक ऑब्जेक्ट है, टायर एक ऑब्जेक्ट है, और इन सब को जोड़कर एक सिस्टम बनता है। मेक सेंस। और तीसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग? इसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह माना जा सकता है। एक तरफ से रॉ मटेरियल यानी डेटा जाता है, मशीनें या फंक्शंस उस पर काम करती हैं, और दूसरी तरफ से फाइनल प्रोडक्ट निकल आता है बिना किसी बाहरी सिस्टम को डिस्टर्ब किए। पाइथन इन तीनों तरीकों को बखूबी सपोर्ट करती है। हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग जरूरत होती है और ये भाषा उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है। लेकिन एक डाउट आता है मेरे मन में, जो कि पाइथन इंटरप्रेटेड है और लाइन बाय लाइन काम करती है जैसा कि आपने पहले बताया, तो क्या ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी स्लो नहीं हो जाती जहाँ बहुत हैवी कैलकुलेशंस चाहिए? मैंने सुना है कि इसे दूसरी भाषाओं के साथ इंटीग्रेट भी किया जाता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये सच है कि प्योर स्पीड के मामले में सी या C++ जैसी कंपाइल्ड भाषाएं ज्यादा तेज होती हैं, और यहीं पर ना पाइथन की इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी काम आती है। अच्छा। हाँ, पाइथन को C++, जावा और यहाँ तक कि पुराने सिस्टम्स जैसे कॉम या खोरबा के साथ बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ही प्रोजेक्ट में दो अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में ग्लू लैंग्वेज कहा जाता है, यानी ये अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ने वाले गोंद का काम करती है। ये ग्लू लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बन रहा है। उसका 90% हिस्सा जो लॉजिक और यूजर इंटरफेस संभालता है वो पाइथन में तेजी से लिख लिया जाता है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट फास्ट होता है। लेकिन जो 10% हिस्सा है जहां भारी गणित या डेटा प्रोसेसिंग होनी है, उसे C++ में लिखकर पाइथन के साथ जोड़ दिया जाता है। वाओ, इससे डेवलपमेंट भी तेज होता है और परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास मिलती है। एग्जैक्टली। ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात हो गई। अब जब हमने इसके टेक्निकल और बैकएंड के पहलुओं को इतने अच्छे से डिकोड कर ही लिया है, तो थोड़ा असली दुनिया की तरफ चलते हैं। आखिर रियल वर्ल्ड में पाइथन का जादू कहाँ-कहाँ चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनियां इससे असल में बना क्या रही हैं। आज के समय में शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहां इसका इस्तेमाल न हो रहा हो। अगर सबसे बूमिंग सेक्टर यानी डेटा साइंस की बात करें तो वहां तो पाइथन का ही राज है। डेटा साइंस में इसका क्या रोल है? डेटा को एनालाइज करने और उसे विजुलाइज करने के लिए NumPy, Pandas और Matplotlib जैसी लाइब्रेरीज का जमकर इस्तेमाल होता है। ये लाइब्रेरीज असल में क्या करती हैं? क्या हम इन्हें सुपरचार्ज्ड एक्सेल की तरह मान सकते हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है, एकदम परफेक्ट। अगर किसी के पास लाखों करोड़ों रोज का डेटा है तो नॉर्मल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो क्रैश हो जाएगा। हाँ, एक्सेल तो पक्का हैंग हो जाएगा। लेकिन पांडास और NumPy जैसी लाइब्रेरीज उस भारी डेटा को कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कर सकती हैं, उसमें से पैटर्न निकाल सकती हैं और मैटप्लॉटलिब की मदद से उसे खूबसूरत ग्राफ्स और चार्ट्स में बदल सकती हैं। अमेजिंग।
डेटा साइंस के अलावा वेब डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है ना? जी हाँ, वेब डेवलपमेंट में कैसे? क्या हम इससे पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए जैंगो और पिरामिड जैसे फ्रेमवर्क्स आते हैं। इन्हें ना एक पहले से बने हुए मकान के ढांचे की तरह समझा जा सकता है। डेवलपर्स को हर वेबसाइट के लिए सिक्योरिटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी या यूजर लॉगिन का कोड बिल्कुल जीरो से नहीं लिखना पड़ता। ओह, तो फ्रेमवर्क वो सब प्रोवाइड कर देता है। हाँ, जैंगो ये सब इनबिल्ट देता है, जिससे एक सिक्योर और स्केलेबल वेबसाइट बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में भी इसका बहुत यूज है। और अगर किसी रोजमर्रा के बोरिंग या बार बार होने वाले काम को ऑटोमेट करना हो, तो कुछ ही लाइनों के कोड से एक स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है जो घंटों का काम मिनटों में कर दे। ये तो कमाल है। हमारे नोट्स में इसके कुछ खास फीचर्स का भी जिक्र है, जैसे कि ये पोर्टेबल है और इसकी एक ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अब पोर्टेबल होने का मतलब तो शायद यही हुआ कि इसे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाया जा सकता है। एकदम सही। राइट वंस रन एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई कोड विंडोज पर लिखा गया है तो वो बिना किसी बदलाव के मैक या लिनक्स पर भी चलेगा। और जहां तक ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात है, तो इसे बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी कहा जाता है। बैटरीज इंक्लूडेड मतलब टूल्स पहले से साथ आते हैं? जैसे खिलौनों में बैटरी साथ आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही बात है। इसका मतलब है कि जब पाइथन इंस्टॉल की जाती है तो उसके साथ पहले से ही इतने सारे मॉड्यूल्स और टूल्स आते हैं कि हर छोटे काम के लिए इंटरनेट से थर्ड पार्टी कोड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो बेसिक काम सब हो जाते हैं। हाँ, चाहे ईमेल भेजना हो, इंटरनेट से डेटा निकालना हो या फाइल्स रीड करनी हो, सबके लिए टूल्स पहले से मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, जब बड़े एप्लीकेशंस बनते हैं तो उनका डेटा कहीं तो सेव होगा ना। हाँ, डेटाबेस में। तो पाइथन सभी प्रमुख कमर्शियल डेटाबेसेस जैसे मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस और एसक्यूआइट के साथ बहुत ही आसान और डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो अब तक की चर्चा से ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि तकनीकी रूप से ये भाषा कितनी पावरफुल है। लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के दिमाग में सबसे पहले आता है, करियर, जॉब्स, सैलरी और फ्यूचर डिमांड। आखिर मार्केट में इसकी असल वैल्यू क्या है? करियर के नजरिए से देखा जाए ना, तो इस समय मार्केट में पाइथन डेवलपर्स की भारी डिमांड है। और मजेदार बात यह है कि डिमांड के मुकाबले टैलेंटेड प्रोग्रामर्स की बहुत शॉर्टेज है अभी भी। और इसी शॉर्टेज की वजह से ये स्किल इतना वैल्यूएबल बन जाता है। रिसर्च डेटा में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है जो मुझे शेयर करना ही है। अमेरिका में 3 से 5 साल के अनुभव वाले एक मिड लेवल पाइथन प्रोग्रामर की औसत सालाना सैलरी करीब $1,50,000 तक होती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। वाओ, $1,50,000। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़ा लोकेशन, कंपनी और जॉब रोल के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इंडस्ट्री इस स्किल के लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार है। और कंपनियां भी कोई छोटी मोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नासा, गूगल, इंटेल, पेपैल, फेसबुक, IBM, Amazon, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट और उबर जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और इनोवेटिव कंपनियां अपने सिस्टम्स में इसका हैवी यूज कर रही हैं। उबर और नेटफ्लिक्स भी? हाँ, नेटफ्लिक्स अपना रिकमेंडेशन इंजन चलाने के लिए और उबर अपनी राउटिंग एल्गोरिदम्स के लिए इसी पर निर्भर है। ये जानकारी एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है। मतलब जो भाषा एक बिगिनर आज अपने लैपटॉप पर हेलो वर्ल्ड के साथ सीख रहा है, ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल नासा अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का डेटा प्रोसेस करने के लिए कर रहा है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है जॉब रोल्स भी इसमें बहुत डायनामिक होंगे। जी बिल्कुल। इसे सीख कर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं, बल्कि कई अलग अलग दिशाओं में करियर बनाया जा सकता है। लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर और यहाँ तक कि गेम डेवलपर के रूप में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस। हाँ, हर रोल की अपनी अलग चुनौतियां हैं, लेकिन उन सब की फाउंडेशन यही एक भाषा है। ये तो हुई आज के मार्केट की बात, लेकिन तकनीक की दुनिया में एक कड़वा सच है। जो तकनीक समय के साथ इवॉल्व नहीं होती, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। पाइथन के मामले में फ्यूचर अपडेट्स का क्या सीन है? नोट्स के अनुसार अभी इसका कौन सा वर्जन चल रहा है? इस मामले में ये कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव है। इस समय इसका जो करंट स्टेबल वर्जन है वो है 3.13, जिसे हाल ही में 7 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। ठीक है। लेकिन जो लोग एडवांस स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए असली एक्साइटमेंट आने वाले वर्जन 3.14 को लेकर है, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है।
इसमें कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने नोट्स में कुछ बहुत ही भारी टेक्निकल टर्म्स देखे थे, जैसे PEP 649, PEP 741 और PEP 761। ये PEP या PEP क्या होता है और ये नए अपडेट्स असल में क्या बदलाव लाएंगे? पीईपी का मतलब होता है पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। जब भी कम्युनिटी को कोई नया फीचर जोड़ना होता है तो वो एक प्रपोजल डिजाइन करती है। अब अगर हम PEP 649 की बात करें तो ये डिफर्ड इवैल्यूएशन ऑफ एनोटेशन से जुड़ा है। रुको, डिफर्ड इवैल्यूएशन ऑफ एनोटेशंस, ये तो सुनने में बहुत ही हैवी लग रहा है। एक डेवलपर के रोजमर्रा के काम में इसका क्या मतलब होगा? इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोड लिखा जाता है तो कई बार ये बताना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा टेक्स्ट है या नंबर। इसे टाइप हिंटिंग कहते हैं। ओके। पहले क्या होता था कि प्रोग्राम के रन होते ही सिस्टम इन सारे हिंट्स को पढ़ने और इवैल्यूएट करने बैठ जाता था, जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होने में थोड़ा स्लो हो जाता था। PEP 649 ना एक लेजी असिस्टेंट की तरह काम करता है। लेजी असिस्टेंट मतलब आलसी? हाँ, एक स्मार्ट आलसी असिस्टेंट। ये कहता है कि मैं इन हिंट्स को अभी चेक करके सिस्टम की मेमोरी नहीं भरूंगा। जब असल में इनकी जरूरत पड़ेगी मैं तभी इन्हें इवैल्यूएट करूंगा। ओह, स्मार्ट। इससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस और स्टार्टअप टाइम बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये पर्दे के पीछे सिस्टम को फास्ट बनाने की ट्रिक है। और वो जो दूसरा प्रपोजल था PEP 761, जिसमें PGP सिग्नेचर्स की जगह SIG-Store का इस्तेमाल होने वाला है, इसका क्या लॉजिक है? ये सीधे तौर पर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अपडेट है। PGP सिग्नेचर्स को एक पुराने ताले और चाबी के सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। ये काम तो करता है, लेकिन इसे मैनेज करना मुश्किल है और चाबी खोने का डर हमेशा रहता है। हाँ, सिक्योरिटी में ये बड़ा रिस्क है। वहीं SIG-Store एक बहुत ही मॉडर्न क्लाउड बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह है। ये सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो कोड या लाइब्रेरी इंटरनेट से डाउनलोड की जा रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल है और किसी हैकर ने रास्ते में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये तो आज की साइबर सिक्योरिटी वाले माहौल में बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है। इसके अलावा मैंने सुना है कि डिबगिंग को लेकर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ, और ये अपडेट शायद बिगिनर्स को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। आने वाले वर्जन्स में इंप्रूव्ड एरर मैसेजेस पर बहुत काम हो रहा है। मतलब एरर मैसेजेस अब डरावने नहीं होंगे? बिल्कुल। पहले जब कोड में कोई गलती होती थी तो सिस्टम एक बहुत ही अजीब सा हेक्स कोड या मुश्किल एरर मैसेज दे देता था, जिसे समझना सच में सरदर्द होता था। अब एरर मैसेजेस बहुत ही ह्यूमन रीडेबल हो गए हैं। जैसे वो सीधे बात कर रहे हो। हाँ, सिस्टम साफ साफ बताएगा कि शायद आपने यहाँ कॉमा मिस कर दिया है या कि आप इस वेरिएबल का नाम लिखना चाहते थे। इससे समस्या पहचानने और उसे सुलझाने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक है। एक तरफ ये भाषा इतनी आसान है कि कोई भी अपनी कोडिंग जर्नी एक सिंपल हेलो वर्ल्ड से शुरू कर सकता है। उसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन कंपाइलर की मदद से। और दूसरी तरफ इसकी गहराई इतनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अपने एडवांस्ड डेटा साइंस मॉड्यूल्स और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस को इसी के दम पर चला रही हैं। बिल्कुल सही समराइज किया। इसकी रीडेबिलिटी, इसका कम्युनिटी सपोर्ट और हर फील्ड में आसानी से घुल मिल जाने की इसकी खासियत, ये सब इसे एक बेहतरीन चुनाव बनाते हैं। हमने इसके इतिहास, इसके काम करने के तरीके और यहाँ तक कि इसके भविष्य के अपडेट्स जैसे कि वर्जन 3.14 तक का पूरा सफर तय किया है। ये तो स्पष्ट है कि इसमें करियर की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन इस चर्चा का अंत करते हुए रिसर्च और मौजूदा टेक ट्रेंड से जुड़ा एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आता है जो आगे के भविष्य को लेकर काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो वो सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल क्या है, मैं भी जानना चाहूंगी। सवाल ये है कि जिस तरह पाइथन लगातार खुद को इवॉल्व कर रही है और आज AI व मशीन लर्निंग की पूरी दुनिया इसी भाषा पर खड़ी है। हाँ, वो तो है। तो आने वाले दशक में जब AI सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि मशीनें खुद अपना कोड लिखने लगेंगी, तब क्या ये भाषा इंसानों के सीखने के लिए सबसे जरूरी टूल बनी रहेगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इंसानों और कंप्यूटर के बीच बातचीत करने का तरीका कुछ और ही हो जाएगा और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल सिर्फ मशीनों के आपस में बात करने का एक जरिया बनकर रह जाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो कोडिंग के भविष्य को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। मतलब जब मशीनें खुद कोड लिखेंगी तब एक इंसान, एक प्रोग्रामर की भूमिका क्या होगी, ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। आगे सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है।